कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 8 कार्बनिक रसायन। इसमें हम 3 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। इसके पहले आप अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कंटेंट देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। इसका 3 अंक का है। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक में अंतर लिखिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। और नाभिक स्नेही में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। सामान्यतः संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। ये धन विद्युतीय आयन होते हैं, ये ऋण विद्युतीय आयन होते हैं। उदासीन अणु जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और यहाँ पर ये हैं इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ये दान में देते हैं, तो वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। यहाँ पर ये लुईस अम्ल होते हैं और ये क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। ये अणु उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम होता है और ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही में अंतर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कार्बन परमाणु बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है? या फिर दूसरा अथवा करके क्वेश्चन आता है, कार्बन की अद्वितीय प्रकृति को समझाइए। तो इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अर्थात कार्बन परमाणु जो है आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो क्या है, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का सहसंयोजक बंध द्वारा श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को संकलन कहते हैं और कार्बन परमाणु में श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। फिर दूसरा है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य प्रबल बंध। तो कार्बन परमाणु का आकार अत्यंत छोटा होता है, इससे कार्बन परमाणु के अर्धपूर्ण कक्षकों का अतिव्यापन अत्यधिक सरलता से और अधिक सीमा में हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन कार्बन के बीच बना बंध अत्यधिक दृढ़ तथा प्रबल होता है। फिर तीसरा है बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति। कार्बन परमाणु अपने छोटे आकार के कारण अन्य परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ सरलता से संयोग करके द्विआबंध और त्रिआबंध बना सकता है। इसके बाद चौथा इसका कारण है कि ये क्यों अधिक संख्या में यौगिक बना सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना सूत्र में भिन्नता हो तो ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। यह गुण केवल कार्बन में अधिकतम है। इन्हीं उपयुक्त गुणों के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। तो इसमें कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य प्रबल बंध पाया जाता है, ये बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इनके यौगिकों में समवयता पाई जाती है। तो ये जो 4 कारण हैं, इसी के कारण कार्बन की जो यौगिकों की संख्या है वो अधिक होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर लिखिए। तो चलिए कार्बनिक यौगिक और ये हो गया अकार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बन तथा कुछ अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि से संयोग से बनते हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक सभी तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं अकार्बनिक यौगिक, इनको छोड़ करके यह संयोजी यौगिक होते हैं। अधिकांश अकार्बनिक यौगिक वैद्युत संयोजी होते हैं, लेकिन कुछ सहसंयोजी तथा कुछ उपसहसंयोजी भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बनिक वाले हमेशा क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिक ही होते हैं। ये वैद्युत अपघट्य नहीं होते हैं, ये वैद्युत अपघट्य होते हैं। फिर इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, इसी का उल्टा है। ये समावयता दर्शाते हैं, ये समावयता नहीं दर्शाते हैं। इनकी अभिक्रियाएं आणविक तथा जटिल होती हैं
तथा धीमी गति से होती हैं और इनकी अभिक्रियाएं आयनिक होती हैं तथा तीव्र गति से होती हैं। इस तरह से कार्बनिक अकार्बनिक में यौगिक में अंतर है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन क्या होते हैं? तो चलिए प्राथमिक कार्बन समझते हैं पहले। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो अधिकतम एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। यह प्राथमिक कार्बन ही का ये संकेत है। इसी तरह से द्वितीयक कार्बन क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर नाम से ये 1 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तृतीयक में 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। चतुर्थक में ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, 1 कार्बन परमाणु। अब यहाँ पर ये इसमें देख लीजिए, जैसे ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये एक ही कार्बन जो है 1 से जुड़ा है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है ये 1 से कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये है प्राथमिक कार्बन। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो ये इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, मतलब कितने कार्बन से जुड़ा है? 2, इसलिए कौन सा हो गया? द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बन कहला गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो ये यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, माने यहाँ पर चारों 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये जो है चतुर्थक कार्बन कहला जाएगा। फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, मतलब कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये है तृतीयक कार्बन कहला गया। तो यहाँ पर 1 कार्बन परमाणु यदि 1 कार्बन परमाणु से जुड़े तो प्राथमिक, 1 कार्बन परमाणु यदि 2 कार्बन परमाणु से जुड़े तो द्वितीयक, यदि 1 कार्बन परमाणु 3 कार्बन से जुड़े तो तृतीयक, और यदि 1 कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े तो वो चतुर्थक कार्बन कहलाता है। अगला है, किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का परीक्षण लैसेग्ने विधि द्वारा कैसे किया जाता है? तो चलिए नाइट्रोजन के परीक्षण की लैसेग्ने विधि समझते हैं। कार्बनिक पदार्थ के सोडियम निष्कर्ष में थोड़ा सा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके FeSO4 फेरस सल्फेट का ताज़ा बना विलयन मिलाकर गर्म करने पर ये फेरस हाइड्रोक्साइड का हरा अवक्षेप बनाता है। इसे ठंडा कर सांद्र HCl मिलाया जाता है जिसमें हरा अवक्षेप विलय हो जाता है और फिर FeCl3 का विलयन मिलाते हैं तो नीला और हरा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के परीक्षण की ये लैसेग्ने विधि होती है। अब इसको सूत्र से समझते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम निष्कर्ष है और ये कार्बनिक पदार्थ है और इसमें हमको ये पता नहीं कि ये नाइट्रोजन है, थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन भी मिला देते हैं तो ये NaCN बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसमें इसको मिला देते हैं, ये इसको हम सोडियम का निष्कर्ष बोलते हैं, ये सोडियम का निष्कर्ष मिला देते हैं तो यहाँ पर हमको इस तरह से इसका जो है एक उपसहसंयोजी रसायन प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें हम FeCl3 की कुछ बूंदों को डालते हैं तो फिर भी हम ये फिर से ये जो है हमको उपसहसंयोजी रसायन प्राप्त होता है और एक नीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, तो जो नाइट्रोजन की उपस्थिति को व्यक्त करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यावयवता तथा चलायवयवता समावयवता के उदाहरण सहित समझाइए। तो मध्यावयवता को समझते हैं, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी समान हो लेकिन उनसे जुड़े एल्किल मूलक में भिन्नता हो, तो इस प्रकार के उत्पन्न समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अणुसूत्र भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। फिर उनकी जो संरचना है वो अलग हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं ये C4H10O ये इसका जो है अणुसूत्र है और इस अणुसूत्र से 2 तरह के हमको ईथर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सूत्र है ये है डाईमेथिल ईथर और ये है एथिल प्रोपिल ईथर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों ईथर हैं क्रियात्मक समूह में, यहाँ भी क्रियात्मक समूह O है, यहाँ भी क्रियात्मक समूह O है। क्रियात्मक समूह दोनों में समान ही है लेकिन एल्किल मूलक जो जुड़े हैं वो भिन्नता है। यहाँ पर एथिल जुड़े हैं, यहाँ मेथिल प्रोपिल जुड़े हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मध्यावयवता बोलते हैं। ये इस तरह की समावयवता है।
इसके बाद बात करते हैं चलावयवता की। तो यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है जिनमें दो समावयवी साम्य अवस्था में होते हैं तथा सरलता से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब हाइड्रोजन या एल्किल समूह द्विआबंध या त्रिआबंध से दोनों तरफ दोलन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये C और N जुड़े हैं, तो यहाँ पर H के साथ C जुड़ा है और यहाँ N जुड़ा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, N इधर आ गया और C उधर हो गया। देख लीजिए अंतर, देख लीजिए यहाँ N है, यहाँ C है। इसमें क्या था, यहाँ पहले C था, अब यहाँ पर क्या है, N हो गया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि ये आपस में ही जो ये यौगिक हैं या क्रियात्मक इकाई है उसी के अणुओं में इधर उधर स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चलावयवता बोलते हैं। इसके बाद इसका अगला देख लेते हैं, ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणु किसी परमाणु या समूह का अभिकर्मक के किसी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये CH3CH2OH है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये एक जो है समूह है, इसमें से ये क्रियात्मक समूह है। अब ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर OH का विस्थापन हो गया, माने OH यहाँ से हट करके दूसरा क्रियात्मक समूह क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, CH3CH2Cl बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी जो है अभिकारक का यहाँ पर प्रतिस्थापन हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू।